राइजिंग बड़वानी कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में यतीन्द्र करेल सर से जब मुलाकात हुई तो हमने हॉस्पिटल की नींव रखी इसी लक्ष्य के साथ कि पश्चिमी निमाड़ का जो भी पेशेंट है, जो मरीज है, उनको हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं बड़वानी में दे पाए। यहाँ पर संजीवनी हॉस्पिटल में हम पिछले 2 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। बेहतर से बेहतर सर्जरी, बड़ी से बड़ी सर्जरी, बड़े से बड़े टिपिकल मरीजों का उपचार करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी सर्वप्रथम कोरोना के मरीजों को रखना संजीवनी हॉस्पिटल ने शुरुआत करी बड़वानी में। बहुत धन्यवाद। और काफ़ी महत्वपूर्ण है जिस तरीके से कोविड का एक चुनौतीपूर्ण काल रहा, उस वक्त जो जिम्मेदारी का निर्वहन किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देख रहे हैं बदलाव, और बड़वानी जो अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयामों को भी कहीं ना कहीं गढ़ते हुए नजर आ रहा है, और क्या ध्येय है आप लोगों का सर? किस तरीके से, किस भाव के साथ में आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सर, पहले क्या था कि बड़वानी में स्वास्थ्य के मामले में बहुत कम सुविधाएं थी। आज बड़वानी में आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक के मामले में सबसे आगे बड़वानी है। आसपास के जितने भी ज़िले हैं उनसे ज़्यादा बेहतर सुविधाएं बड़वानी में। मेडिकल ऑलरेडी बड़वानी मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है। दूसरे ज़िलों से भी कोई मरीज़ रेफर होता है तो इंदौर न जाते हुए बड़वानी आके यहाँ पे अपनी सर्जरी वगैरह करवाता है, सारा इलाज यहाँ करवाना पसंद करता है। पहले मरीजों को यहाँ से इंदौर, बड़ौदा कहीं जाना होता था, लेकिन अब उसे कहीं नहीं जाना होता है। अब बड़वानी में ये सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं। और वास्तविकता में अगर बात करें तो काफ़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र है मैम, हमने देखा भी है किस तरीके की चुनौतियां खासतौर पर है। और जब बतौर महिला डॉक्टर आप यहाँ पर कमान संभाल रही हैं तो किन चुनौतियों को आप देख रही हैं, और उन चुनौतियों के साथ साथ में कैसे महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम जो है वो संजीवनी हॉस्पिटल कर रहा है? आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो चुनौतियाँ तो भरपूर है। बड़वानी जिले को अपने आप में एक चुनौती माना जाता है, किंतु यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी लोग इस जिले को उन्नति की ओर ले जाने में भरपूर प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर यहाँ की जनता को, हम जैसे प्राइवेट सेटअपों को भी निरंतर सहयोग करते हैं, जिससे कि हम स्वास्थ्य में बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाए। आदिवासी मरीजों को समझाना और उनको हर चीज़ एक्सप्लेन करना, ये एक अपने आप में चुनौती होती है कि वो किस तरीके की बीमारी है, उनको कैसे करना है, किस प्रकार का इसका प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बट समय के साथ में, उनकी भाषा के साथ में यह सब समझाना संभव हो पाता है। और इस बीच हमारे मुख्य अतिथि बड़वानी के प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग जी हमारे बीच मौजूद है। बंसल न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार मंत्री जी परिचर्चा का दौर जारी है, और फिलहाल संजीवनी हॉस्पिटल की कमान एक महिला यहाँ पर संभाल रही है। उन्हीं से चर्चा है किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बना रही हैं। मैम, इसके साथ में मेडिकल एजुकेशन की हम लोग बात करें, जो नर्सिंग कॉलेज आप रन कर रही हैं, किस तरीके की प्रतिभाएं आप देख रही हैं? पहले कहा जाता था कि इंदौर जो है वो एजुकेशन हब है, मेडिकल हब है, लेकिन अब निमाड़ का ये क्षेत्र और ख़ास तौर पर बड़वानी एक नई पहचान कहीं न कहीं एजुकेशन के रूप में और विशेष तौर पर मेडिकल एजुकेशन को लेकर बना रहा है। कैसे आप देख रही हैं? स्वास्थ्य में और एजुकेशन में, दोनों में बड़वानी जिले का बहुत विकास हुआ है। एजुकेशन में संजीवनी नर्सिंग कॉलेज जो जीएनएम नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग का कार्यक्रम रन करता है, इससे यहाँ के आदिवासी छात्राओं को, यहाँ के आसपास जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनको प्रॉपर में लोकल बड़वानी में एजुकेशन का अवसर मिल रहा है। मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी प्रशासन बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज, रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है मेडिकल क्षेत्र में, जो उनके लिए एक रोजान्मुख कार्यक्रम भी हो रहा है, रोजान्मुख प्रोग्राम भी है। सर, आयुष्मान योजना काफ़ी जो है वो चर्चाओं में रही है, और किस तरीके से आपको लग रहा है कि लाभ यहाँ पर आयुष्मान योजना का तमाम आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को मिल पा रहा है? प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो शुरू हुई है, उस योजना से पहले जिन लोगों को उपचार नहीं मिल पाता था, आज की तारीख में 100% उन गरीबों को उसका उपचार भरपूर मिल रहा है, तो उन्हें कहीं जगह जाने की आवश्यकता नहीं होती है।
संजीवनी हॉस्पिटल ने अभी तक कुल में 1800 मरीजों का आयुष्मान में उपचार किया है। संजीवनी हॉस्पिटल में बड़ी से बड़ी मेजर सर्जरी आयुष्मान योजना के अंतर्गत जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट, घुटनों का जोड़ प्रत्यारोपण, कूल्हों का जोड़ प्रत्यारोपण, स्पाइन सर्जरी और आर्थोस्कोपी सर्जरी भी जो इंदौर के डॉक्टर्स यहाँ आकर कर रहे हैं, जो यहाँ के जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए और आसपास के जो धार जिले की कुक्षी तहसील, मनावर तहसील तथा अलीराजपुर जिले की जनता के लिए बहुत ही लाभदायक है। संजीवनी हॉस्पिटल में कलेक्टर सर के द्वारा एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, मिशन उम्मीद। मिशन उम्मीद में मातृत्व शिशु दर जो यहाँ पर है उसको स्वास्थ्य के प्रति सबसे बेहतर हो, जिले में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर सबसे कम हो, उसके लिए प्रशासन ने संजीवनी हॉस्पिटल को हाई रिस्क प्रसव में भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत पैनल करवाया है। यह प्रशासन की मदद से संभव हो पाया है। अब जो हाई रिस्क लेबर होता है, जिसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ को इंदौर रिफ़र किया जाता था पहले, और वो आयुष्मान योजना के अंतर्गत कुछ चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में अपना सीजर करा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि स्वास्थ्य की क्षेत्र में एक बदलाव, खास तौर पर बड़वानी अपनी पहचान रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों का चर्चा करने के लिए। और इस बीच सांसद हमारे बीच खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के गजेंद्र सिंह पटेल जी वो भी मौजूद हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। राहुल, बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद पीयूष जी, धन्यवाद डॉक्टर रश्मि पाटीदार जी और यतीन्द्र कुरील जी। राइजिंग बड़वानी, बात निमाड़ के विकास की, और आज निमाड़ के विकास की इस बातचीत में, इस चर्चा में और इस चिंतन में शामिल आप तमाम सारे महानुभावों का, तमाम सारे अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि श्री हरदीप सिंह डंग जी, प्रभारी मंत्री बड़वानी, श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी, सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र, ओम सोनी जी, जिला अध्यक्ष बड़वानी भारतीय जनता पार्टी, कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा जी, एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला जी, और हमारे सभी अतिथिगण पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आप हमारे मेहमानों का, हमारे अतिथियों का स्वागत करें। बलवंत पटेल साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं बंसल न्यूज़ परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जब कभी बात बड़वानी के विकास की आती है तो निस्संदेह हमारे जहन में कुछ ऐसे नाम उभर के आते हैं जिनकी बदौलत शायद ये सपना अधूरा सा था। बीते 2 वर्ष जिस तरह से बीते हैं और जिन चुनौतियों का सामना पूरे विश्व ने किया है, मध्य प्रदेश के बड़े शहरों ने भी किया है और बड़वानी जैसे शहर ने भी किया ही होगा, उन तमाम सारी चुनौतियों से पार पाते हुए आज जब दिन का तापमान यहाँ 42 से 43 डिग्री के बीच था, वहाँ इस शीतल बयार में यदि हम सब बड़वानी के उस उभरते विकास के मॉडल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज इस पहाड़ी पर शीतलता का आनंद ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी भूमिका इसे इस रूप में तब्दील करने में रही है। मैं चाहूँगा इस सोच के लिए और इस प्रयास के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जो लोग पीछे की तरफ खड़े हैं, थोड़ा सा निवेदन मेरा रहेगा, बैठने की पर्याप्त व्यवस्थाएं राइजिंग बड़वानी कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां जो मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, वो सभी पहुंच चुके हैं और अब यहां पर बड़वानी के विकास पर, बड़वानी के भविष्य पर, विजन पर चर्चा होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की आम जनता क्या सोचती है, जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीदें रखती है क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सुविधाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत ही उम्दा और खूबसूरत प्रस्तुति। और आइए माँ सरस्वती की इस आराधना के बाद एक बार फिर हम चलते हैं परिचर्चा के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा बंसल न्यूज़ के
इंदौर ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जी को और साथ ही उनसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर अभय पांडे जी और एनआर लोधा जी को कि वे मंच पर आएं और किस तरह से बड़वानी के विकास में लगातार शैक्षणिक क्षेत्र में विकास हो रहा है, लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हो रहा है और किस तरह से बड़वानी ज़िला अब अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा के साथ उभर रहा है। इस विषय पर विस्तार से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अभय पांडे, शिक्षाविद और डायरेक्टर सरदार पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, श्री एनआर लोधा जी और साथ ही साथ पीयूष पारे जी को कि वे आएं और आज की इस परिचर्चा को शुरू करें। बहुत धन्यवाद राहुल जी। बड़वानी विकास के नई तस्वीर को यहाँ पर तस्वीर में बदलते हुए नजर आ रहा है। मंत्री जी, मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगा क्योंकि सुवासरा में जिस समय आप इलेक्शन में थे उस वक्त मैंने इलेक्शन आपका कवर भी किया था और सुवासरा की आपने तस्वीर को बदलने का काम किया है, ये मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, बड़वानी भी अब कहीं ना कहीं उसी जो है वो परिदृश्य में नज़र आ रहा है। वही तस्वीर खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अभय पांडे जी हैं जो सरदार पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर हैं और युवा किस तरीके से यहाँ पर सोच को बदलता है उसका एक उदाहरण भी पेश किया है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से सर आपने इस सरदार पटेल ऑफ ग्रुप की नींव रखी है और क्या ध्येय रहा है खास तौर पर एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन को बदलने के लिए? हमने सरदार पटेल ग्रुप ऑफ कॉलेज की स्थापना 2005 में करी थी। ग्रामीण परिक्षेत्र है, उसको देखते हुए हमने यहाँ के बच्चों को अधिकतर इंदौर या भोपाल की ओर रुख करना पड़ता था। उसको देखते हुए एक समान विचारधारा वाले हम लोग 4-5 लोगों का एक समूह बनाया और मैं सबसे कम उम्र का था उसमें। 25 की उम्र में मैंने सबसे पहला कॉलेज इस्टेब्लिश किया था। तो आज 15-16 साल से हम एजुकेशन में ही यहाँ काम कर रहे हैं। तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़ी बात है कि युवा कहीं ना कहीं जिस तरीके से। जी सर। तो मैंने जब पढ़ाई करी तो वो कठिनाई मैंने भी महसूस करी थी, तो उसको मैंने कहा दूसरी फील्ड में ना जाके एजुकेशन में यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ था, इसको ही बढ़ाया जाए आगे। उसी में सतत प्रयास सन 2006 से आज तक हम कंटिन्यूशन में कर रहे हैं और सहयोग रहता है शासन का और सब लोगों का, उससे ही देश हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुभकामनाएं सर। डॉक्टर माफ़ कीजिएगा, एनआर लोधा जी हमारे साथ मौजूद हैं, रीवा हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर की सर कमान संभाले। सर, किस तरीके से हम देख रहे हैं और पिछले दिनों मेरा भी विजिट हुआ था, तो हाईटेक हॉस्पिटल है और ख़ास तौर पर ऐसे हॉस्पिटल्स हमने देखा है कि मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। किस तरीके की सर शुरुआत है और क्या स्वास्थ्य को लेकर जो है वो सेवाएँ आदिवासी क्षेत्रों में आप लोग दे रहे हैं सर? सर, मैं वैसे काम तो शिक्षा के क्षेत्र में कर रहा था और उसी में मैं 2007 से अभी तक काम किया। लेकिन पिछले साल कोविड में जो समस्याएं आई है उसको फेस करते हुए और जो समस्याएं हमने देखी है सर, उनको कहीं ना कहीं सर दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई थी कि पेशेंट बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान रहा है सर, और उनको वाकई जो सुविधाएं मिलना चाहिए थी, वैसे बड़वानी बहुत आगे है और अभी बहुत आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जिनको पूरा करने की तैयारी में है और कर रहे हैं सर। आपने उसका एग्जाम्पल देखा भी है। और पेशेंट्स रात को उसको टैबलेट नहीं मिल रही, इंजेक्शन्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और मैंने उन सभी कमियों को देखते हुए और बड़वानी शहर में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं सर कि यहाँ के लोगों को, और जो ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी क्षेत्र है सर, यहाँ के लोगों को सस्ता ट्रीटमेंट चाहिए सर, और उसी की प्लानिंग है। सभी लोग आज सामने बैठे हैं सर। हॉस्पिटल लाइन में हम लोगों ने जो सुविधाएं दी है वो पूरी डिफरेंट है, अच्छी है, नई टेक्नोलॉजी के अनुसार है। और जैसे गवर्नमेंट की एक आयुष्मान योजना चलती है, एक बहुत अच्छी स्कीम है सर, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिल सके। इसी प्रकार से हम लोगों ने एक नॉमिनल फीस रखी है सर,
जैसे जनरल वार्ड की बात करें तो हम लोगों ने 800 रुपये उसकी फ़ीस डिसाइड करी। उसमें डॉक्टर फीस भी आ गई, नर्सिंग चार्जेस भी आ गए, अन्य चार्जेस भी आ गए हैं, ताकि कोशिश कर रहे हैं सर कि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और आगे से कभी भविष्य में ईश्वर ना करे ऐसी समस्या आए, लेकिन आए तो कम से कम उससे निपटा जाए, से लड़ा जा सके। डॉक्टर अभय पांडे जी, किस तरीके से खासतौर पर आप आदिवासी क्षेत्रों में आप युवाओं के आंखों में सपने दिख रहे हैं? हमने देखा है कि बड़े शहरों के बच्चे आगे निकल रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब वो आदिवासी क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं युवाओं की एक सोच बदली है और एक सपना उन्होंने देखा है खासतौर पर कि बड़े निचले स्तर से भी लोग आते हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं बदलाव वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो भी कोर्स स्टार्ट करे हैं सब रोजगार से जुड़े हुए हैं, जैसे टीचर ट्रेनिंग है, नर्सिंग ट्रेनिंग्स हैं, तो जो भी हमारे यहाँ से बच्चा ट्रेनिंग होके निकल रहा है तो उसको गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है। और क्षेत्र में अभी कम से कम हम 2000 टीचर ट्रेनिंग हमारे यहाँ से ले चुके हैं और लगभग 1000 नर्सिंग बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग, उसमें से नर्सिंग में तो 100% गवर्नमेंट के उससे इक्विपमेंट है, तो जितने बच्चे हमारे यहाँ से ट्रेनिंग होके जा रहे हैं 100% सबका प्लेसमेंट हो रहा है। तो रोज़गार की तो कोई कमी नहीं है, शासन द्वारा रखी जा रही है, पर बच्चे में वो कैलिबर होना चाहिए कि वो स्केल पे जाए। हमारा जैसे इंजीनियरिंग था, अभी इंजीनियरिंग की स्थिति थोड़ी डाउन है, पर इंजीनियरिंग जो पूर्व के वर्षों के हैं तो बच्चे कम से कम मेरे यहाँ से इंजीनियरिंग करके जो गए 100 बच्चे इंडिया के बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि सेंधवा जैसे आसपास ट्राइबल के क्षेत्र, बड़वानी जिले का बच्चा कहीं बाहर जा रहा है तो सुनने में। हमारे यहाँ से एक बच्ची है सेंधवा की, वो बैंक ऑस्ट्रेलिया में उसे जॉब मिला हुआ है और लगभग 1.5 करोड़ का उसका पैकेज है। ये वाकई में बहुत बदलती हुई तस्वीर है शिक्षा को लेकर। जी, हमारे लिए भी गर्व की बात है। मैं लास्ट 2 साल पहले दुबई गया तो बच्चे खुद मेरे से कम 12 बच्चे वहाँ मुझसे मिलने आए, तो मेरे को बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई कि हमारे यहाँ के बच्चे आज यहाँ मिलने आए हैं। सर, मैं कंक्लूड करूंगा एक आखिरी सवाल से कि नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी आप सरकार के सामने सुझाव रख रहे हैं, किस तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसी को आप देख रहे हैं और सकारात्मक बदलाव आप शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले दिनों में नजर आएगा? नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए हैं जो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से एजुकेशन पॉलिसी जो चली आ रही थी तो गवर्नमेंट की सोच अच्छी है, उनने नए परिदृश्य में करा है। एक उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने जा रहा है कि बच्चे जो ड्रॉप आउट होते थे, जिसने फर्स्ट ईयर किया है तो आज फर्स्ट ईयर करके उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 ईयर में उसने छोड़ दिया है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, 3 ईयर जो कंप्लीट कर रहा है वो तो डिग्री मिलती, 4 ईयर वाले को ऑनर्स। तो ये बड़ा अच्छा है कि कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके ड्रॉप आउट हो जाता था, उसकी डिग्री कोई काम की नहीं रहती थी, पर आज वो उसको सर्टिफिकेट लेके जाएगा, 2 ईयर में जो छोड़ रहा है वो डिप्लोमा लेके जाएगा। और बाकी पॉलिसी पे बात करने के लिए तो लंबा टाइम चाहिए। बहुत सारे सुधार हैं जो भविष्य में दिखेगा उसका रिजल्ट। वर्तमान में तो स्टार्टिंग है, अभी सेमिनार वेबिनार हो रहे हैं तो हम लोग उनमें जा रहे हैं, पर बहुत अच्छा प्रस्ताव है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लाई है, तो इसके भविष्य में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का। और वाकई में ये बदलती हुई तस्वीर खासतौर पर और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को गढ़ता हुआ बड़वानी और पश्चिमी निमाड़ में एक नए आयामों को स्थापित करते हुए युवा चेहरे। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल को कमान सौंपूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी। और निस्संदेह हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस ध्येय के साथ बड़वानी में शिक्षा जगत में, स्वास्थ्य जगत में और दूसरे क्षेत्रों में जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनके परिणाम हमें आगामी दशकों तक लगातार देखने को मिलेंगे। और कहीं ना कहीं सर, जब मैं यहाँ देख रहा था, जब पैनल डिस्कशन की बात हो या मेरे सामने बैठे तमाम सारे अतिथियों की बात हो, तो मुझे यहाँ इस आबो हवा में और इस बदलाव में एक युवापन, एक जोश भी साफ तौर पर नज़र आता है। और हम सभी लोग, भारत तो वैसे ही युवाओं का देश है। मुझे डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की ये पंक्तियाँ याद आती हैं कि भारत की नई जवानी ने इतिहास नया लिख डाला है, भूमि का भाग में रगों की दिग्विजयों का कहीं हवाला है, और पढ़ लो तरुणाई ने जो गर्म खून से लिखी है, ये शौर्य सूर्य की गाथा है, हर अंधकार थर्राता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बदलाव की बयार शुरू हुई है, आने वाले दिनों में और ज़्यादा रंगीन और ज़्यादा विकासशील राह पर हमें बड़वानी ज़िला नज़र आएगा। और ये भी एक महज संयोग की ही बात है कि 25 मई 1998 को ये ज़िला बना था और मई के इस महीने में
लगभग 19 या 18 दिन के बाद जब इसका जन्मदिन होगा, आज हम यहाँ पर इसके विकास की चर्चा में शामिल हो रहे हैं, भागीदार बन रहे हैं। मैं टीम से अनुरोध करूँगा कि चेयर्स जो है वो और यहाँ पर अरेंज कर दें। हमारे सभी मेहमानों को मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं बंसल न्यूज़ के न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे सभी अतिथियों को, हमारे सभी मेहमानों को वे सम्मान मंच पर लेकर पहुँचे। मैं अनुरोध करूँगा श्री हरदीप डंग जी से, माननीय प्रभारी मंत्री बड़वानी और कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन। मैं अनुरोध करूंगा श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी से, सांसद खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र। मैं अनुरोध करूंगा बलवंत पटेल जी से कि वे मंच पर उपस्थित हों। मैं अनुरोध करूंगा श्री शिवराज सिंह वर्मा जी से, कलेक्टर जिला बड़वानी, वे भी मंच पर हमारे साथ उपस्थित हों। मैं अनुरोध करूंगा श्री दीपक कुमार शुक्ला जी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बड़वानी, कि वे भी आएँ और हमारे साथ मंच पर उपस्थित हो। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ओम सोनी जी से कि वे हमारे साथ मंच पर ससम्मान शामिल हों। आइए अब हम स्वागत की इस परंपरा को यहाँ पर निर्वहन करते हैं और मैं अतिथियों के स्वागत के लिए सबसे पहले माननीय कैबिनेट मंत्री और प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा बंसल न्यूज़ के न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी से कि वे माननीय प्रभारी मंत्री जी का स्वागत करें। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी करतल ध्वनि के साथ, जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी मेहमानों का स्वागत करें। और ये भी देखिए, एक परंपरा हमने यहाँ शुरू की है कि जिस हरियाली को नमन करने के लिए, सलाम करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, हम आज उसी हरियाली के प्रतीक के रूप में मैं गजेंद्र पटेल जी के स्वागत के लिए सर से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय सांसद श्री गजेंद्र पटेल जी का स्वागत करें। मैं जिलाधीश श्री शिवराज सिंह वर्मा जी के स्वागत के लिए पीयूष पारे जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और माननीय कलेक्टर साहब का स्वागत करें। मैं मनोज सैनी सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और हमारे बीच मौजूद श्री बलवंत पटेल जी का स्वागत करें। मैं एक बार फिर पीयूष पारे सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला जी का स्वागत करें। मैं ओम सोनी जी के स्वागत के लिए महेश कुमावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे आएं और जिलाध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। और मैं इसी परंपरा में, स्वागत की इसी कड़ी में पीयूष पारे जी से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि वे, वैसे तो सर हमारे मेज़बान भी हैं लेकिन बड़वानी में मेहमान भी हैं, मैं शरद द्विवेदी जी के स्वागत के लिए पीयूष पारे जी से अनुरोध करूंगा कि वे सर का स्वागत करें। आइए अब शब्दों के माध्यम से हम स्वागत की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं स्वागत उद्बोधन के लिए बंसल न्यूज़ के न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वे आएँ और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, युवा, ऊर्जावान, निश्चल, सरलता और सादगी के प्रतीक, एक ऐसे मिनिस्टर जो राजनीति की परिभाषा को, जो स्थापित परिभाषा है हम पत्रकारों की भी और राजनेताओं की भी, उससे, उस छवि से कुछ अलग दिखते हैं या काफ़ी हद तक अलग दिखते हैं। पत्रकारों के लिए भी कहा जाता है अकड़ के चलते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो तैश में आकर और थोड़ा सा तुर्श भाषा में बात करते हैं, किसी एक तरफ बहुत झुक जाते हैं या किसी के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। छवियां हैं। मिलान कुंदेरा एक बड़े विचारक हैं, उनका कोट मुझे हमेशा याद आता है। वो कहते हैं यथार्थ से ज़्यादा ताकतवर छवि है। पता नहीं क्या सच्चाई है, लेकिन मैं उनका स्वागत करता हूं। गजेंद्र सिंह पटेल जी हैं, वैसे ही प्रतीक हैं, सांसद, युवा, सरल। और सरलता तो मालवा और निमाड़ की तो विशेषता है ही। पीयूष कह रहे थे कि सुवासरा के साथ बड़वानी आगे बढ़ रहा है, तो सुवासरा से वहाँ की सुवास लेकर ये बड़वानी आए हैं और बड़वानी में एक शिवराज और हैं, तो तमाम जो चीज़ें मिली हैं और गजेंद्र सिंह जी का पूरा साथ है। गजेंद्र मोक्ष
तो फिर बचता क्या है, शेष क्या रह जाता है। और इतनी युवा और ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी की टीम है जिसका कहना है कि विकास से कुछ कम हमें मंजूर नहीं। यही संकल्पना लेकर आप सब आगे बढ़ें। बहुत मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ मंच पे बलवंत पटेल जी हैं, सोनी जी हैं, आदरणीय कलेक्टर साहब हैं, जिनसे मैं फिर कहूँगा कि एक अलग किस्म का व्यक्तित्व है इनका। हालांकि प्रशंसा करने में संकोच होता है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि एक पत्रकार जब तारीफ करता है तो बड़े मायने लगाए जाते हैं। गुरु सेट हो गया ये तो, हाँ कहीं ना कहीं कुछ जम गया मामला। जब से है मंच पे कभी हरदीप जी की तारीफ कर रहा है, कभी कलेक्टर साहब की तारीफ कर रहा है, लेकिन जो सच है, सच्चाई के लिए झिझकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। और फिर कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। लेकिन मैंने इनके व्यक्तित्व में बहुत अलग बात महसूस की है। सरलता और सादगी तो है ही। मैथ्स के मुझे लगता है कि ये दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से हैं। अगर ये मैथ्स में कुछ करेंगे, आगे करना ही चाहिए इनको, तो ये शायद अल्टीमेट जीनियस में से होंगे मैथ्स के। बहुत ही एक्सपोनेंट पर्सनैलिटी हैं। उसी तरह से हमारे दीपक कुमार शुक्ला साहब हैं, धीर गंभीर व्यक्तित्व के धनी हैं। और निश्चित तौर पर पुलिस और प्रशासन का चेहरा यही है कि हम तो पीछे हैं, सरकार आगे है। यही उनका दायित्व है, यही उनका फर्ज है। और दीपक जी भी अपने इस कमिटमेंट में, जितना मैं इनको समझता हूँ, ये कभी उसमें पीछे नहीं रहे, अपने उसी धीर गंभीर व्यक्तित्व के साथ। अब हम आते हैं राइजिंग बड़वानी की तरफ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि ये वो ज़िला है जहाँ कोविड के समय इंदौर से, रतलाम से, उज्जैन से और गुजरात से भी कुछ पेशेंट्स आए। धार तो छोड़ दीजिए, खरगोन तो छोड़ दीजिए, तमाम बड़े शहरों से और मध्य प्रदेश के बाहर से भी पेशेंट आए। ये ताकत बड़वानी की है और इसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं अक्सर इस तरह के कार्यक्रमों में एक बात कहता हूँ, जो मैंने एक विज्ञ व्यक्ति से सुनी अपने ही कार्यक्रम में, कि आखिर हम हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, पुणे से पीछे क्यों रह गए। उत्तर भारत के कुछ शहर, चाहे वो जयपुर हों, लखनऊ हों, पटना हो, भोपाल को भी रख लीजिए आप, उसकी एक बड़ी वजह थी कि हमने अपने को अपडेट नहीं किया। दुनिया में क्या चल रहा है, इससे हमने अपने को अपडेट नहीं किया। जब वहां समझ लिया गया था कि आईटी का एक रेवोल्यूशन दस्तक दे रहा है, तो दक्षिण भारत के कुछ बड़े शहरों ने या पुणे ने अपने को अपडेट कर लिया था। 90 के दशक में वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल चुके थे। तब हमें पता भी नहीं था कि कंप्यूटर का एक रेवोल्यूशन आने वाला है। तो ये दौर, जब आप कहते हैं कि ग्लोबल विलेज है दुनिया, दुनिया एक विश्व गांव बन गई है, तो हमें ये पता ही होना चाहिए कि क्या कुछ नया है जो आगे जाकर। मुझे बहुत खुशी होगी हरदीप जी और आप गजेंद्र जी और आप तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक महकमा, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी यहाँ कोई सेंटर मुझे सुनने में मिलेगा, जिस पर आजकल पूरी दुनिया में बहुत काम हो रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई इतनी लंबी होगी। लेकिन अब तकनीक, टेक्नोलॉजी, दुनिया के जो इंटरेस्ट हैं बड़े मुल्कों के, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन ये चीज़ें अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई हैं। और तकनीक पर हमारी तवज्जो और ध्यान बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसी के साथ पर्यावरण और पर्यावरण चेतना, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है मैं पर्यावरण के एक तीर्थ पर खड़ा हूँ इस समय। इतना सुंदर स्थान, मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार ज़रा ये टिमटिमाती हुई लाइट्स जो हैं बड़वानी की, इन लाइट्स को वो दिखाएं। और शाम का ये सुंदर मंजर जो है, ये देखिए, आपकी तालियों ने आपकी मोहब्बत को बताया है कि जिस जगह हम बैठे हैं वो कितनी सुंदर जगह है। और इन टिमटिमाती रोशनियों के बीच में मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ऐसी जगह मुझे आपसे कहने में संकोच नहीं है, मैंने भोपाल में भी नहीं देखी है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि आपने यहाँ पर इस संकल्पना को गढ़ा है, और वो भी एक ऐसे व्यक्तित्व की छत्र छाया में गढ़ा है। हनुमान जी, हनुमान जी इस समय कुछ दूसरे कारणों से भी बड़े चर्चा में हैं। हनुमान जी नहीं है, हनुमान जी के भगत उनको चर्चा में ले आते हैं,
लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे विनम्र और इतने, जो ये कहे कोई व्यक्ति कि सुबह मेरा नाम लेंगे तो आपको भोजन भी नहीं मिलेगा, मैं तो उस तरह का तुच्छ प्राणी हूँ, ये वो हनुमान जी हैं जो बताते हैं कि काम कितना भी करो लेकिन अहंकार से शून्यवत रहो बिल्कुल, और समर्पित करो राम को। तो यही लक्ष्य जनप्रतिनिधियों का और प्रशासनिक महकमे का यहाँ मुझे प्रतीत हुआ। मैं बहुत बधाई देता हूँ और मध्य प्रदेश को मैं बताना चाहूँगा कि आप कभी भी बड़वानी आइए, या तमाम वो लोग जो विकास की एक सोच रखते हैं, उन्हें पर्यावरण केंद्रित विकास को ज़रूर अपनी दृष्टि में शामिल करना चाहिए। मैं बहुत बधाई दूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, ज़िला प्रशासन को, कि आपने एक बहुत सुंदर स्थान यहाँ, जिस निमाड़ की तपती गर्मी के बीच में मैं जैकेट में खड़ा हूँ यहाँ, और मुझे ये जैकेट बिल्कुल चुभ नहीं रही है, तो ये बताती है कि इस तरह की हरियाली की चूनर अगर आप धरती को ओढ़ाते हैं तो वो शांति आपके कितने भीतर तक जाती है। और ये प्रसन्नता जो हमारे चेहरे पे दिख रही है, ये मेहमान जब हमारे आए हरदीप जी, तो इन्होंने कहा सीधे आ रहा हूँ, सुबह से लगा हूँ। मैंने कहा ताजगी तो गजब की दिख रही है चेहरे पे। और बाकी भी जो मेहमान थे, गजेंद्र जी को मैंने देखा तो मुझे लगा ये तो टकाटक रेस्ट हाउस से फ्रेश होके बढ़िया चाय वाय अदरक वाली कड़क पीकर हमारे मेहमान, लेकिन पता चला कोई भी नहीं आया। इसका मतलब है कि ये वर्कॉलिक तो है ही, वर्कॉलिक छोड़ दीजिए, उसमें ऑलिक जुड़ा हुआ है, इसलिए ये काम के प्रति बहुत ही संकल्पशील और जुझारू लोग हैं, इसीलिए चेहरे पे थकान नहीं। तो बहुत प्रसन्नता से यहाँ आए हैं, बहुत बधाई देता हूँ। बड़वानी को बहुत आगे जाना है और इसमें अनंत संभावनाएं हैं। मैं थोड़ा अनुभव कर पाता हूँ कुछ चीज़ों को, उम्र के भी उस पड़ाव पर हूँ। बड़वानी जब मैं आया तो मुझे लगा इस शहर में एक एनर्जी है, एक ताकत है। और जब आप लोगों से मालूम पड़ा कि ये मेडिकल हब हो गया है, एजुकेशन का हब हो गया है, और बढ़िया हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे से काम चल रहा है, तो निश्चित तौर पर, और ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, ऐसी प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें कहीं पर्सनल एफर्ट से जाती हैं। जीवन में आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, लेकिन आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आपको याद किया जाए, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी महत्ता स्थापित हो, कहीं और नहीं, आपके अपने मन में। क्योंकि दुनिया जो कहती है उस पर कई बार भरोसा करने का मन करता है, नहीं करता है, कई बार उसमें चापलूसी होती है, चाटुकारिता होती है, कई बार झूठ होता है, फरेब होता है, कई बार इंटरेस्ट होता है, सच्चाई भी होती है तो मजबूरी होती है, लेकिन हमें मालूम है। हरदीप जी हमारा एक कार्यक्रम बहुत प्रेम से देखते हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद करूंगा, हे प्रभु आनंददाता। उस कार्यक्रम में जो हमारे विद्वान वक्ता है वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा यही है, इसीलिए तो हम कहते हैं आपकी अंतरात्मा जाने। अंतरात्मा तो सब जानती है, तो ये अपने लिए कर रहे हैं, स्वांतः सुखाय के लिए कर रहे हैं। आज जो आप सबके चेहरे पे संतोष है वो स्वांतः सुखाय का ही संतोष है। तो हम कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ, मैं बहुत संक्षेप में चाहूँगा कि सब अपने विचार रखें। मैं ही माफ़ कीजिएगा, भावावेश में कुछ लंबा बोल गया, लेकिन उम्मीद है आपको बोर नहीं किया होगा, क्योंकि बातें थोड़ी सच्ची हों तो बोरियत नहीं होती, नहीं तो आपको लगता है कि लपेटे जा रहे हैं भाई साहब, लपेटे जा रहे हैं, कोई सिलसिला ही नहीं थम रहा है इसका। तो मैं अपने साथी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और कार्यक्रम की हम 2-2, 2.5 मिनट में अपने अतिथियों को सुन लेंगे, फिर कुछ प्रमुख लोगों से हम यहाँ डायस पे चर्चा भी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस ऊर्जा, जिस अनुभूति को आपने महसूस किया है, बड़वानी के विकास को जिस नज़रिए से आपने देखा है, कहीं ना कहीं वह विकास अब लगातार प्रगति के पथ पर इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। एक छोटी सी त्रुटि है जिसे सुधारना मैं यहाँ चाहूँगा, और बड़ी ही क्षमा के साथ भी और आदर के साथ मैं माननीय श्री मनोज सैनी जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बंसल न्यूज़, की वे आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत की उस जल्दबाजी में मैं सर को मंच पर आमंत्रित करना भूल गया था। सर के स्वागत के लिए मैं महेश कुमावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे मनोज सर का मैं टीना मित्तल से भी अनुरोध करूंगा कि आएं और सर का स्वागत करें। संवाददाता बंसल न्यूज़
और फिर जैसा सर का आदेश हुआ है हम अतिथि उद्बोधन की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सर का स्वागत। आइए हम अतिथि उद्बोधन की ओर अब अग्रसर होते हैं और मैं इस कड़ी में सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री ओम सोनी जी को, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बड़वानी के, वहाँ आए और कार्यक्रम के विषय में, अपने शहर के विकास के विषय में अपने विचार रखें। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच श्री ओम सोनी जी। इसमें कंजूसी मत करिए, ये आपका अपना शहर है, आपके अपने शहर का कार्यक्रम है, संकोच मत करिए। बहुत ये एक तरह का शंखनाद है बड़वानी के विकास का, बजाते रहिए ताली। तालियां बजाना में कभी कंजूसी मत करना, उधर हनुमान जी देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और हनुमान चालीसा करके ही आया मैं। जब महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा हो रही है, खरगोन में हो रही है, तो यहाँ क्यों नहीं होगी। राइजिंग बड़वानी की इस कार्यक्रम में हमारे मध्य बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री और बहुत ही इस बड़वानी से स्नेह करने वाले, लगातार उनका प्रवास जब भी होता है तो भाई साहब 17-18 घंटे से कम का नहीं होता है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं। खरगोन बड़वानी के हमारे लोकसभा के युवा सांसद, किसान का बेटा और जन जन का नेता भाई गजेंद्र पटेल जी, हमारे बड़वानी जिले के पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जी के सुपुत्र भाई बलवंत पटेल जी, इस शिव कुंज को बनाने वाले और इसकी संकल्पना को जमीन पर उतारने वाले जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब सम्मान्य शिवराज वर्मा जी, इस जिले में लायन आर्डर को लगातार संभालने वाले और उनका डंडा अभी सेंधवा में भी बहुत बजा था, ऐसे हमारे युवा एसपी साहब सम्मानित दीपक शुक्ला जी, सेनी साहब। और इस आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैं इस राइजिंग बड़वानी के कार्यक्रम में बंसल न्यूज के हेड शरद द्विवेदी जी को मैं रूबरू आज देख रहा हूं और उनके साथ बैठा हूं, मंच शेयर कर रहा हूं। उनका कोई भी कार्यक्रम मैं नहीं छोड़ता। जब वह बंसल न्यूज पे कोई IAS IPS को बुलाते हैं, कोई संत महंतों को बुलाते हैं, तो इनके हर एक शब्द को मैं सुनता हूं। बहुत सम्मान करते हैं सभी का। मैं बड़वानी जिले के लिए समय चूंकि कम है और कम समय में बोलना बहुत कठिन होता है, अधिक बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोरोना काल की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, इस बड़वानी जिले ने अद्भुत काम किया। और यहाँ का हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी, जबरदस्त काम किया है। और यहाँ की 2 संस्थाओं का भी उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। जब कोरोना काल की शुरुआत हुई और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की धरती पर जब लोग आ रहे थे, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उत्तरांचल के, उत्तराखंड के और पूर्वांचल राज्यों के जब लोग निकल रहे थे, तो बड़वानी जिले का जो सेंधवा हमारा बॉर्डर है, उस सेंधवा बॉर्डर पर मां बिजासन माता जी का जो मंदिर है, वहां का ट्रस्ट है, उन्होंने 60 लाख रुपए का लोगों को, आम जनता को भोजन, पानी और विश्राम कराने की व्यवस्था करी है साहब। मैं आज इस मंच से नांगलवाड़ी भिलटदेव संस्था का भी धन्यवाद काफी ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने भी इस हाईवे के ऊपर अपना पांडाल लगाकर पूरा भिलटदेव मंदिर उठा के लिया है। यहां पर सभी आने और जाने वाले को भोजन कराया, चप्पल बनाए और तमाम प्रकार की सुख सुविधा देने का काम इस बड़वानी जिले के सभी व्यापारी और हमारे भिलटदेव संस्थान के लोगों ने किया। साथ में भारतीय जनता पार्टी के मैं संगठन के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं इस पार्टी का इसलिए मेरा स्वार्थ इसलिए नहीं बोल रहा हूं, पर जब लोग घर के अंदर सो रहे थे, जब लोग ट्विटर पे खेल रहे थे और ट्विटर पे सरकार की बुराइयां कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रण और प्राण से लोगों की सेवा में लगा था।
इस बड़वानी जिले के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे दोनों सांसद महोदय, इस जिले के यशस्वी कलेक्टर साहब का जबरदस्त साथ और सहयोग मिला है। इस बड़वानी जिले को लोग पहले चरागाह समझते थे, पर आज ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यहाँ कभी झाड़ के नीचे स्कूल लगते थे, पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे और बच्चे उसमें पढ़ते थे। आज स्थिति यह है कि सरकारी भवन खाली है, छात्र कम है साहब। इतने हमारे इस बड़वानी के अंदर अभी सीएम राइज स्कूल आए 10, कितने आए हैं 10। अभी उसका टेंटेटिव ये तो नहीं आया कि वो कितने रुपए का है, पर औसत 20 करोड़ रुपए का एक है 10। कन्या परिसर हमारे यहाँ 7 है 23 करोड़ रुपए के। हमारे भिलड़देव जिस संस्थान की बात कर रहा हूं, वहां पर किसानों के लिए 900 करोड़ की नांगलवाड़ी मां नर्मदा जी की सिंचाई उद्वहन योजना चालू है, जिसका काम गति पर है। 400 करोड़ रुपए की लोअरगोई परियोजना से पूरे राजपुर क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है। इंदिरा सागर केनाल से पूरा ठिकरी से लगाकर अंजड़ तक और बड़वानी तक मां नर्मदा जी का पानी आ रहा है। मां नर्मदा जी का पानी पूरे बड़वानी जिले के आधे भूभाग में जा रहा है। जहां किसान पहले एक फसल लेता था, आज 3-3 फसल ले रहा है। ये बड़वानी जिला विकास की ओर जा रहा है। जिस शिव कुंज पर हम यहां खड़े हैं, यह जब पहले कोई आया होगा 10 साल पहले, 20 साल पहले, तो यह केवल पत्थरों का ढेर था, केवल पहाड़ था। इस पहाड़ी पर 40,000 पौधे लगाए हैं हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने, उनकी पूरी टीम ने। धनगर साहब बैठे हैं यहाँ, और सभी हमारे यहाँ के सभी लोगों का सहयोग, जन सहयोग लिया इन्होंने, और खुद ने परिश्रम किया। घंटों खड़े रहे तपती धूप में। मैं इस मंच से इस पूरी टीम को भी बधाई देता हूं, और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़वानी जिले पर खूब स्नेह बरसाया है, क्योंकि खूब हमको विकास के लिए पैसा मिला है। 900 करोड़, 400 करोड़, पार्टी सिंचाई योजना के लिए 120 करोड़, पैसा ही पैसा है। और अभी सेंधमा में नर्मदा जी को हम लेकर आ रहे हैं, वो भी 1227 करोड़ रुपए की योजना है। ये एक बड़वानी जिला आगे बढ़ रहा है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में धार, अलीराजपुर, झाबुआ, पड़ोस का गुजरात और पास का लगा हुआ महाराष्ट्र के वहां के 150 गांव के हजारों पेशेंट यहां पर आए और कोई भी निराश होकर नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे कलेक्टर साहब ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि यहां से हमारा एक भी पेशेंट इंदौर रेफर होके नहीं गया सरकारी से। यह सबसे बड़ी बात थी। क्या जज्बे से काम किया। मैं सभी को बधाई देता हूं। आपको द्विवेदी जी प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे युवा जनप्रतिनिधि को जो युवाओं के हृदय के काफ़ी करीब हैं और जिन्होंने बड़वानी के विकास में अपना सहयोग तो दिया ही है, लेकिन किस तरह से बड़वानी आगे बढ़ सके दिन प्रतिदिन इस बारे में चिंतनशील रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री बलवंत पटेल जी को, वे आएँ और अपनी बात रखें। बोलो भारत माता की। क्या बात है, काफ़ी देर हो गई इसलिए जयकारा भी तो जोर से लगाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज बंसल न्यूज द्वारा साइजिंग कार्यक्रम में बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय हरदीप सिंह जी डंग साहब, साथ में उपस्थित हमारे खरगोन बड़वानी लोकसभा के सांसद बड़े भाई गजेंद्र जी पटेल साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय ओम जी सोनी, बड़वानी जिले के कलेक्टर साहब सम्माननीय शिवराज सिंह जी वर्मा जी, बड़वानी जिले के पुलिस अधीक्षक सम्माननीय शुक्ला जी, साथ में हमारे इस कार्यक्रम के
पांडे जी, त्रिवेदी जी, सभी हमारे बंसल न्यूज के सम्माननीय साथीगण, उपस्थित बड़वानी जिले से पधारी हमारी जनता, वास्तव में हमारे जिलाध्यक्ष जी ने काफ़ी बातें बताई कि बड़वानी में क्या क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं समझने लगा था तो बड़वानी एक बीमारू राज्य में, मध्य प्रदेश और बड़वानी बीमारू जिले में और प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। जब हम रोड के बारे में बात करते थे तो महाराष्ट्र से जब लोग आते थे तो मध्य प्रदेश में आते ही एक हंसी का पात्र बनाते थे कि अब मध्य प्रदेश आ गया और ऊबड़ खागड़ रोड पता लग जाता था। ये स्थिति मध्य प्रदेश और बड़वानी की थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जिन्होंने ये योजना बनाई, आज हम देख रहे हैं बड़वानी विधानसभा की, सेंधवा विधानसभा की जो पहाड़ियाँ होती थी, आज पूरे डामरीकरण से रोड जोड़ा गया है। पानी की बात कर रहे थे हमारे भाई साहब, जब पानी के लिए हमारा ज़िला तरसता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो हमारी गोवी नदी पे स्टॉप डैम बना है, माँ नर्मदा जी की नहर आ रही है, इसके माध्यम से हमारे किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। और भी ऐसी बहुत सी योजनाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बड़वानी को सौगात दी है। स्वास्थ्य के बारे में भी भाई साहब ने बताया और आप भी जानते हो कि जब देश के ऊपर एक संकट आया था कोरोना महामारी का, सभी हमारी प्रशासनिक टीम हो, सभी हमारे जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक संगठनों से सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी ने मिलकर बड़वानी को एक कोरोना महामारी से बचाया है। मैं इस मंच के माध्यम से भी उनको सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इस मंच पे मुझे, क्योंकि हमारे वरिष्ठ भी यहाँ हैं और मुझे समय भी क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी दूर से भ्रमण करके आए हैं। आप लोगों ने मेरी बातें सुनी। मैं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सम्माननीय प्रेम सिंह जी पटेल, मेरे पिता जी की ओर से भी आप सभी को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री बलवंत पटेल जी। और अब उद्बोधन की कड़ी में मैं एक ऐसे अधिकारी को आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनकी ऊर्जा कहीं ना कहीं पूरे बड़वानी को प्रभावित भी करती है, और जिस ज़िले की पुलिस की कमान ऐसे युवा और ऐसे समर्पित अधिकारी के हाथ में हो, निस्संदेह वह ज़िला ज़रूर आगे बढ़ेगा। मैं आमंत्रित कर रहा हूं एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ल जी को कि वे आएं और अपनी बात रखें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित जिले के सम्माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, कलेक्टर साहब, बलवंत जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे बंसल न्यूज़ के सभी सम्माननीय हमारे पत्रकार साथीगण, यहाँ पर उपस्थित बड़वानी जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण, मीडिया के साथी, जनप्रतिनिधिगण, मेरे सहयोगी साथी अधिकारी कर्मचारी, एक गौरव का विषय है कि आज बड़वानी जिले की धरती पर एक राइजिंग बड़वानी जैसा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जो ये दिखाता है कि हमारा जिला कैसे एक एक कदम लेते हुए उस विकास की तरफ, उस प्रगति की तरफ बढ़ रहा है जो हम सबका ध्येय है।
चाहे वो प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे वो राजनीतिक तंत्र हो, और चाहे यहाँ की आम जनता हो, उद्देश्य सबका वही है और हम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये एक संतुष्टि का, एक गौरव का क्षण है हम सबके लिए। कार्यक्रम राइजिंग बड़वानी है, यानी कि विकासशील या बढ़ता हुआ बड़वानी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो शांति व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, ये इसकी बुनियाद है। अभी हमने देखा अपने पड़ोस के ज़िले में, अभी हमने देखा अपने पड़ोस के कस्बे में, अगर हम बाहर चले जाएं तो रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है, अगर शांति व्यवस्था चरमराती है, अगर कानून व्यवस्था चरमराती है, तो बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं और ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वाला काम हो जाता है। हम लोग भी यहाँ महसूस करते हैं, जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, सारे काम किनारे हो जाते हैं और इसको प्राथमिकता पे देखना होता है, क्योंकि हर विकास, हर बढ़ोतरी, हर समृद्धि की जो बुनियाद है वो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है। जैसे एक घर बनता है, बुनियाद नहीं दिखती, घर दिखता है, हम वही बुनियाद हैं। आप अभी अलग अलग रास्तों से इस चोटी, इस पहाड़ी तक पहुंचे होंगे। बहुत रमणीय सुंदर दृश्य है यहाँ पे। नीचे आपने देखा होगा जगह जगह पर हमारी पुलिस को, वो जगह जगह पर खड़ी है, तब हम यहाँ सुकून से बैठ रहे हैं। अगर वो पुलिस नहीं होगी, अगर हम नहीं होंगे, अगर हम व्यवस्थाएं नहीं दे रहे होंगे, तो शायद सारी चीज़ें कर पाना, मुझे लग रहा है, दिक्कत की बात हो जाएगी। चाहे हमारा ट्रैफिक का जवान हो, चाहे हमारा पुलिस का जवान हो, चाहे वो जो रात में घूमता है जब आप आराम से घर में सोते हैं, चाहे वो तपती दोपहर में 45 डिग्री में सड़क पे खड़े होकर ड्यूटी करता है, सबकी डांट भी सुनता है, सबकी बुराइयां भी अपने मोल लेता है, भलाइयां किसी और को चली जाती हैं, बुराइयां ज़्यादा हमारे खाते में आती हैं, उसके बाद भी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी करता है। तो मुझे पूरा गर्व है, ऐसी टीम की कमान मेरे हाथ में है और हम लोग कई हमारे साथ अच्छाइयाँ भी हैं, कई विपरीत परिस्थितियों में भी हम लोग काम करते हैं, लेकिन अपना बेस्ट देने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं हमेशा अपनी टीम से बोलता हूँ, हमारे लोग, मेरे सबॉर्डिनेट लोग मेरे पास आते हैं कि साहब फला शिकायत आई है जो हमसे संबंधित ही नहीं है, या लोग ऐसा बोल रहे हैं साहब ये तो हमारा काम ही नहीं है। लेकिन आज भी मैं उनको यही कहता हूं कि जनता को जब भी कोई दिक्कत आती है, सबसे पहले वो पुलिस को याद करती है, सबसे पहले हमें याद करती है। ये उस जनता का भरोसा है हमारे ऊपर, कोई कुछ भी कहे, आज भी जनता को सबसे ज़्यादा भरोसा हमारे ऊपर है कि हाँ, जब हम मुसीबत में होंगे, जब हम फंसेंगे, तो अगर कोई हमारी सबसे बड़ी मदद कर सकता है तो वो यही खाकी है जिसको मैं अभी पहन के आपके सामने खड़ा हूं। निश्चित तौर पे कोई भी काम होता है एक टीम के तौर पे होता है, जिसमें अपना प्रशासनिक सिस्टम होता है, शासन होता है, राजनीतिक तंत्र होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं। बड़वानी जिले में एक ऐसी टीम है जो कि एक दूसरे से कंधा मिला के, एक दूसरे को समझ के, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जिसको कहते हैं वो बना के, और यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से काम कर रही है। ये हमारे लिए गर्व का, एक सबको धन्यवाद ज्ञापित करने का भी अवसर है कि एक हमारी टीम ऐसी है हमारे पास जो कि यहाँ के विकास के लिए समर्पित है, और हर किसी की आशा है कि बड़वानी जिले को हम इंदौर और भोपाल या अन्य जिलों से भी आगे ले जाके एक दिन खड़ा करें, जो कि कई मामलों में, जैसा अभी बताया जा रहा था कि कोरोना के समय में बाहर के लोग हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के कम गए, बाहर के लोग रेफर होकर ज़्यादा आए। ये एक उदाहरण है छोटा सा। आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम हर दिशा में ऐसे ही मुकाम हासिल करेंगे और एक नाम होगा न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत देश में। यहाँ पे जो हमारी सारी टीम है, जैसा मैंने कहा, सब अलग अलग अपना रोल निभाते हैं, सब अलग अलग हिस्से होते हैं। सभी को मेरा धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं अब इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूं बड़वानी ज़िले के जिलाधीश श्री शिवराज सिंह वर्मा जी को कि वे आएँ और आज जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं उसमें एक महती भूमिका श्री शिवराज सिंह वर्मा जी की रही है। आज मिशन पहुँच की शुरुआत भी बड़वानी ज़िले में हुई है, जिसका पूरा श्रेय कलेक्टर साहब को जाता है। मैं सर को आमंत्रित करता हूँ। आज राइजिंग बड़वानी के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, भाजपा अध्यक्ष ओम सोनी जी, बलवंत जी, मेरे साथी अधिकारी एसपी साहब, शरद जी, बंसल न्यूज़ की पूरी टीम, मेरे साथी अधिकारीगण और उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मैं जब आया था तो मेरा स्वागत यहाँ कोरोना से हुआ था।
जैसे ही ज्वाइन किया तो कोरोना ने मतलब अपना रौद्र रूप दिखाना चालू किया। और चूंकि पहली मेरी पोस्टिंग थी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि कोरोना से शुरू में बहुत डर था लोगों को। एक एक केस निकलता तो पूरे लोग टीवी से या मोबाइल से चिपक के बैठते थे, और केस जब बढ़ना चालू किए तो जैसे तैसे पहली लहर इतनी खतरनाक नहीं थी और सब लोगों ने शांति से उसको निकलने दिया, कोई समस्या नहीं आई ज़्यादा। लेकिन मुझे याद है यही समय, इससे थोड़ा पहले का समय, अप्रैल का महीना, इस बड़वानी के लिए इतना खतरनाक तरीके से आएगा ये मैंने शायद कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था। भगोरिया हाट का जो समय था, मार्च महीना था, 28 तारीख को होली थी, उससे पहले भगोरिया हाट था। और मुझे तारीखें भी याद है कि सारे के सारे हमारे जो मजदूर वर्ग है महाराष्ट्र और गुजरात से हमारे ज़िले में लौटने लगे थे। और स्थिति ये आई, अप्रैल के पहले वीक में ही 7-8 तारीख तक हमारे ज़िले का महाराष्ट्र का बॉर्डर सेंधवा और पानसेमल 50% पॉजिटिव केस पे पहुंच गया। इतना भयावह रौद्र रूप देख करके लोग डरने लगे। अच्छा, कई लोगों की मौत भी होने लगी। नीचे वाला पूरा अमला हमारा काफ़ी डर चुका था। मुझे लगता है कि केवल 3-4 विभाग जो ऐसे थे जो बिना डर के, उनकी मजबूरी भी है, वो डर भी नहीं सकते। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य का अमला है। और हालांकि मैं कह सकता हूं कि पंचायत विभाग को डरना नहीं चाहिए था, पर वो भी डर गया। ऐसी स्थिति में हम लोग एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे थे। कोरोना दिख तो रहा नहीं रहा, एक तरफ केसेस बढ़ रहे, दूसरी तरफ लोगों की मौत होने लगी। पर मुझे खुशी है, बेहद खुशी, कि मुझे याद है ये आशाग्राम का नीचे का जो हॉस्पिटल, और मुझे बेहद खुशी है कि हमारे बीच में हमारे एक जामवंत जी हैं। मैं बताना चाहूँगा, हमारे PRO साहब सिलावट जी, मैं अक्सर इनको जामवंत कहता हूँ। हर अच्छे काम में सलाह मशवरा देना, उचित सलाह देना, शायद मुझे लगता है कि इतना सीनियर अनुभवी आदमी मुझे अपनी ज़िंदगी में अभी तक कभी नहीं मिला। उनका अगले महीने रिटायरमेंट भी, हालांकि मैं तो चाह रहा हूँ कि वो हमेशा साथ में ही बने रहें। तो उन्होंने इस आशाग्राम अस्पताल को हमने चालू किया, और बेसिकली ज़िले में हमारे यहाँ अच्छी खुशी की बात थी, 10 हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल थे। हमारा जिला अस्पताल भी बहुत अच्छा था। आसपास के ज़िलों में कहीं पर भी इतने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। ये वाकई में बड़वानी ज़िले की ये बड़ी उपलब्धि वाली बात है कि हमारे छोटे से ज़िले में 10 प्राइवेट हॉस्पिटल और हमारा जिला अस्पताल कोरोना का सामना करने के लिए तैयार था। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमको दिलासा दिलाते थे। डेली हमारी BC से बात होती थी, हालचाल पूछे जाते थे। हमको जो सुविधा मिल सकती थी ऊपर से सब मिलती थी, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो किसी के हाथ में भी नहीं थी, जैसे ऑक्सीजन की व्यवस्था। हम लोगों ने अपने सरकारी अस्पताल को झेला, हमने हमारे प्राइवेट को भी व्यवस्था दी, एक टीम के रूप में काम करवाया। और हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की मैं एक तारीफ और भी करना चाहूँगा, हमारे माननीय सांसद जी बैठे, हमारे माननीय मंत्री जी प्रेम सिंह पटेल जी, और सभी लोग, हमारे प्रभारी मंत्री जी भी, कि इस ज़िले में मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से बात करके सरकारी सिस्टम में लोगों को कैसे लाभ पहुंच सकता है, कोरोना की रेट कम कराएंगे इलाज की। और मैं कह सकता हूं दावे से कि बड़वानी जिला प्रदेश में ही नहीं, देश में सबसे कम, सबसे सस्ता इलाज कराने में कोरोना में सफल रहा है। जब मुझे खुशी होती थी, चूंकि मैं अस्पताल में घूम के देखा जाता था, इसी आशाग्राम में आता था, तो कुछ लोग इंदौर से रेफर होके आते थे। मैं पूछता था, भाई क्यों आया? बोले सर वहाँ तो लुट गए। ये स्थिति थी। अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, धार, ये तो हमारे यहाँ पूरा भरा रहता था। हमारा आशाग्राम का अस्पताल इन्हीं के लिए समर्पित था। 200 बेड इसमें थे हमारे पास में। पर चूंकि लोगों की ज़िंदगी बचाना हमारा कर्तव्य था, बड़वानी हो चाहे कहीं क्या भी हो, तो यहाँ के अस्पताल के लोगों ने इतना शिद्दत से रेट भी कम किया, रेट लिस्ट भी लगाया, उसका पालन भी किया और सस्ता इलाज कराया। और मुझे बड़ी बेहद खुशी है कि ये हमारा 5 साल से आशाग्राम का अस्पताल बंद पड़ा था, और कोरोना में हम लोगों उसको चालू करने में सफल हुए, और इसमें फ्री में इलाज कराया। डॉक्टर्स की व्यवस्था दी, दवाइयाँ भी दी, सब कुछ दिया।
लगभग थोड़ा सा इनसे रूम चार्ज वगैरह कुछ कुछ लिया, बहुत कम फ्री में। और तो और रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरे दुनिया में मारामारी थी, पर हमारे बड़वानी में वो मारामारी भी हमने नहीं होने दी। फ्री में हम लोगों ने यहाँ पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी उपलब्ध कराया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुझे लगता है कि इस जिले के एकदम गरीब आदिम जाति लोग, उनके पास पैसे का भारी अभाव था, और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य था कि बड़वानी में मेरी पोस्टिंग हुई और मैंने वो चैलेंज को स्वीकार किया। ये मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ, और मेरे को ये अवसर भी मिला। उसी समय इस अस्पताल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया, और मैं आपसे कह सकता हूँ कि इसको हमने आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ रखा है, और हमने इसकी ओटी सब चालू कर दिया, और इसमें 4-5 हड्डी के ऑपरेशन डेली होते हैं, आयुष्मान से फ्री में होते हैं। तो ये अस्पताल इतना अच्छा अस्पताल बना। हमारा जिला अस्पताल में भी शासन की तरफ से मैं कह सकता हूँ आज की स्थिति में संभागीय जिलों को छोड़ दिया जाए तो किसी भी जिले में शायद बड़वानी जैसी सुविधा नहीं मिलेंगी। 50 बेड आईसीयू बेड्स, वो भी गजब के। एसएनसीयू 30 बेड का, जिसमें 60-60 बच्चों का इलाज हो रहा है, 60-60 भरा रहता है। पीआईसीयू, ऑक्सीजन प्लांट, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, मॉडर्न लैब, जांच की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारी शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस जिले के लिए उपलब्ध कराई हैं। ये जो कोरोना एक तरह से इस जिले के लिए अवसर लेके भी आया, भविष्य में अब ऐसी कभी भी कोई आपदा आती है तो ये जिला पूरी तरह उससे लड़ने के लिए सब तरह से तैयार है। मुझे लगता है यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो सुविधा भी है। लेकिन मैं एक चीज़ इस पहाड़ी से के जो विकास के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये सब कृपा हनुमान जी की है। वाक्य एकदम स्पष्ट है। हमारे जामवंत जी, हमारे पीआरओ साहब एक दिन मेरे को अस्पताल में लाए, मैं इस पर पहले कभी आया ही नहीं था। बोले सर चलिए हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा कोरोना कम हो जाए। और वाकई में ईश्वरी शक्ति मैं कह सकता हूँ, उसको लोग माने या ना माने, पर ये बड़ी शक्ति होती है। अप्रैल महीने में जहाँ 50% पॉजिटिव केस आ रहे, 12 तारीख मई मुझे याद है, वहाँ पे 1% केस रह गए। 1% केस बड़वानी जिले में रह गए। ये ईश्वरी चमत्कार भी था, हमारी टीम की मेहनत भी थी, मेरी प्रशासनिक टीम, हमारी स्वास्थ्य की टीम, हमारी पुलिस की टीम रात दिन मेहनत कर रही, उसका भी वो प्रतिफल था। लेकिन ईश्वरी आशीर्वाद भी हमको मिला। और उस समय हमारे पीआरओ साहब बोलते हैं, हमारे एसडीएम और हम सब साथ में थे यहाँ से कि चलिए यहाँ पे आते हैं। बस एक प्रण किया, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का अंकुर अभियान भी चल रहा था। तो तस्वीर आप देख रहे हैं सीधे बड़वानी से, जहां बड़वानी के विकास पर चर्चा चल रही है। बड़वानी का कल, आज और कल। तो बंसल न्यूज़ वहां ये कार्यक्रम करा रहा है, सामाजिक सरोकार का दायित्व भी निभाता आ रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर बड़वानी के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल। तो कार्यक्रम का आयोजन शिवकुंज आशाग्राम पहाड़ी से आप देख रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि बड़वानी में कुछ सेवाभावी लोग, मतलब सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे सरकारी कर्मचारी भी, यहाँ के संभ्रांत लोग भी शिद्दत से जुड़े, और वो पहाड़ियों पर ड्रिप के माध्यम से पौधे लगाए गए, और सारे पौधों की देखरेख करने वाला काम स्थानीय लोगों ने लिया। और मैं ये आज दावे से कह सकता हूँ कि वो वाली पहाड़ी और शिवकुंज की पहाड़ी, इस शिवकुंज की पहाड़ी का तो आपको सबको मालूम है कि इसमें हमने ये प्रण किया था कि इस पहाड़ी पे माननीय मुख्यमंत्री जी का अंकुर अभियान पूरे प्रदेश में टॉप पर किया जाएगा। और एक दिन में ही 30,000 पौधे माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी के और सांसद जी के उपस्थिति में यहाँ पर लगाए। माननीय प्रभारी मंत्री जी यहाँ पे थे इस कार्यक्रम में, जो 4 चांद लगे। और यहाँ के लोगों का जुड़ाव देखिएगा कि इस पहाड़ी पर अभी भी हमारी आशाग्राम की पूरी टीम यहाँ पर ढेर सारी बैठी हुई है। रात दिन काम करने वाले हमारे एसडीएम, ये पूरी टीम, इनका सुबह शाम मैं देखता हूँ इस पहाड़ी पर ही, कब सुबह होता कब शाम होता मुझे यहीं पे दिखते हैं लोग।
इतना अटैचमेंट, और मेरा भी अटैचमेंट, मैं मानता हूँ ये सारी पहाड़ी हमारी ही पहाड़ी, हमारी ही अटैचमेंट है, ऐसा लगता है ज़िंदगी भर ये हमारी ही रहेगी। तो इस पर अटैचमेंट इसलिए हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अंकुर अभियान हमको साकार करना था, और उसके पीछे एकदम स्पष्ट था मेरे जहन में एक चीज़ बरसों पहले से आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आनंद बाग चालू किया था, मैं उसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मैं उस समय ग्वालियर में इसका नोडल ऑफिसर था, वहाँ पे एडीएम ग्रुप में मैं काम कर रहा था। तो उसमें एक सिंपल सा एक डायलॉग हम लोगों ने सीखा था ट्रेनिंग के माध्यम से, जॉय ऑफ गिविंग, देने का आनंद। क्योंकि सारी दुनिया में लोग जितने स्वार्थी हैं उतना कोई स्वार्थी नहीं है, लेना ही चाहता है सब चीज। तो बड़वानी के विकास का रोडमैप कैसा होगा, बड़वानी आगे कैसे बढ़ेगा, वहाँ रोजगार कैसे उपलब्ध होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रशासन की, शासन की आगे क्या तैयारी है, राजनीतिक, आर्थिक और अपराध पर लगाम कैसे लगे, राजनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़े, युवाओं को कैसे मौका मिले, आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो। तो बंसल न्यूज़ खबरों के साथ साथ एक सामाजिक सरोकार का दायित्व वहाँ निभा रहा है, और बड़वानी के वो जनप्रतिनिधि जो बड़वानी की जनता के लिए जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और इस मुद्दे के साथ आगे बढ़े। मैं शायद ऐसी पहाड़ी कोई नहीं होगी जिस पे इस समय ठंडक हो, बाकी जगह आपको कुछ ना कुछ गर्मी मिलेगी। इस पूरी पहाड़ी पे आते ही शाम को ठंडक चालू हो जाती है। तो कहने का आशा ये है कि ये कार्य हमारा एक विचार जरूर था, पर मैं इस पूरा काम का श्रेय हमारी टीम को दूंगा। हमारी एसडीएम के साथ में सीएमओ, हमारे जामबंद जी, पीआरओ साहब और यहाँ के हमारे सचिन दुबे और पूरी टीम इनकी बैठी हुई है। वाकई में मुझे ज़िंदगी में इससे अच्छा काम करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा जो मैंने इस पहाड़ी पर किया। मैं इससे सबसे बेस्ट काम इसको मानता हूँ, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी मैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं आपसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग भी जहाँ मौका मिले आप पेड़ लगाइए और पेड़ों को बचाइएगा। अब बात आती है कुछ और चीज़ों की। तो बड़वानी जिला, जैसा कि शरद जी ने शुरुआत की थी, हमारे अध्यक्ष जी ने बात की थी, पूर्व वक्ताओं ने बात की थी, बड़वानी जिला पिछड़ा जिला तो है, इसलिए भारत सरकार ने इसको आकांक्षी जिले में शामिल किया है। जैसे ही कोरोना वाली बात की थी, तो कोरोना के साथ साथ में हमारे जो प्रायोरिटी सेक्टर रहते हैं उसमें आकांक्षी जिले का पूरा एक खाका मैंने सामने पेश किया, देखा। 5 सेक्टर इसके होते हैं। सबसे पहला हेल्थ में बहुत पुअर था ये जिला, हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, तीसरा कृषि, चौथा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, और 5वां जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और रोजगार वगैरह रहता है। 5 सेक्टर है इसके, और 5 के 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, मतलब उसको 49 पॉइंट से बांटा हुआ है। हमने उसकी स्टडी किया कि इस जिले में क्या किया जाए। तो सबसे जो इस जिले की प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर होम डिलीवरी बहुत होती थी, और इस देश में ये बड़वानी एक तरह से सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी कराने वाला जिला भी रहा है। सुदूर एरिया, रास्ते नहीं है, कैसे यहाँ लोग, स्टाफ जाता नहीं है, उसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था। आते ही हमने एक सिस्टम बनाया, हमने काफ़ी बैठकें ली थी। हर ब्लॉक में, खुद मैं पार्टी ब्लॉक में मैं जाता था, कहीं हमारे दूसरे ब्लॉक में सीओ जिला पंचायत, सारे ब्लॉक की हमने स्टाफ को मोटिवेट किया, जो काम नहीं करते वो परेश भी किया, अच्छा काम करने वालों को प्रशंसा पत्र दिए। उसमें धीरे धीरे उसको गांव तक फैलाया, और हमने एक मिशन उम्मीद एक अभियान लॉन्च किया। मिशन उम्मीद जिले का अभियान था कि किसी भी तरह से हम होम डिलीवरी को रोक करके संस्थागत प्रसव करना है। इसके लिए हम लोगों ने ऐसे गांव चिन्हित किए, 110 गांव ऐसे थे यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा होम डिलीवरी होती थी। कुछ हमने डिलीवरी पॉइंट्स बढ़ाए, 8 डिलीवरी पॉइंट्स बढ़ाए ताकि लोगों की दूरी कम हो। इसको मोटिवेट करने के लिए हमने क्या किया कि लोगों को क्यों लाएंगे भाई डिलीवरी कराने के लिए, तो जो व्यक्ति लाएगा अपने साधन से
उसको लाने और जाने का 2 बार का हम लोग किराया हमने अपने जिला प्रशासन की तरफ से दिया। ये हमारा मिशन उम्मीद है। लेकिन मुझे बेहद खुशी है इसको कहते हुए इतने लोगों के सामने कि अभी जनवरी फरवरी माह में हमारे ज़िले का ग्रेडिंग निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और NFHS 5 का जो सर्वे आया, बड़ा विश्वसनीय सर्वे होता है, उसमें बड़वानी जिला मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला था जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस वाला जिला बना। और हम 50% से 85% हम लोग संस्थागत प्रसव पर पहुँचे, और हमारा लक्ष्य अब 100% है मिशन उम्मीद के माध्यम से। तो ये हमारे जिले की टीम की उपलब्धि है, हमारा महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा हमारी दूसरी टीमें हमने इसमें लगाई हुई हैं। मैं मानता हूँ कि देखिए ये अकेला डिलीवरी वाला पॉइंट नहीं है। गांव में कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो जच्चा बच्चा दोनों की मौत होती है, और जच्चा बच्चा की मौत होना एक IMR MMR होता है दोनों, इसमें भी हम बहुत पिछड़े रहते। इसमें भी हमारा काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। मुझे इतने कई केस मालूम है कि यदि वो मिशन उम्मीद के तहत में अस्पताल में डिलीवरी नहीं कराते तो जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। ऐसे 20 केस मुझे याद है। क्रिटिकल केस को हमारे लोग, हमारी आशा कार्यकर्ता, ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता उसको झोली में लटका के लाती हैं। उसको कई बार मीडिया ने नेगेटिव छापा कि अभी भी इतने 70-75 साल स्वतंत्र हो गए हमको, और बोले साहब सड़क नहीं है। पर आपको पता है हमारे ज़िले की ज्योग्राफी कैसी है? कोई जाके देखे पार्टी का सेमरेट एरिया, तो आप रोड बना के बताइए कैसे बनेंगी, क्योंकि 4 लोग यहाँ रहते हैं, ये फलिया यहाँ पर वो फलिया, संभव ही नहीं है वो। और दूसरी समस्या कनेक्टिविटी रोड की तो है ही नहीं, पर वहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो जननी सुरक्षा की जो गाड़ी है जाती है, जो 108 फोन नहीं लगा तो गाड़ी कैसे जाएगी? तो ये सब चीज़ों को करते हुए अभी हमारे 1-1.5 महीने पहले हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा भी हमारे बड़वानी जिले को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए इसको प्रायोरिटी पे लिया हुआ। मुझे बेहद खुशी है, हमने सांसद जी को बताया कि हमारे जिले में 57 मोबाइल के टावर भी लगने वाले हैं, उसकी सैंक्शन भी हमारे प्रदेश में हो गई है। तो कहने का ऐसा ही है कि इसमें देखिए पूरा होलिस्टिक अप्रोच में काम चल रहा है। हमारा ये विचार है इसमें कि लोग अपना विकास सड़कों में कर सकते हैं, अच्छे मकान बना सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, पर लेकिन जो ह्यूमन इंडिकेटर्स हैं ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसमें अभी यहाँ पे कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। उस कुपोषण पे भी हम लोगों ने काम करना चालू किया हुआ है, और यही माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से हमने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक मिशन बाल शक्ति लॉन्च किया, जिसमें ड्राई फ्रूट्स के लड्डू कुपोषित बच्चों के लिए हम लोग दे रहे हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू उसको 3 बार देते हैं 3 दिन किलो, ताकि वो बच्चे का वजन बढ़े और वो कुपोषण से दूर हो, और इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं मिशन बाल शक्ति। इसी तरह से हमारा जो कुपोषित बच्चों को इलाज करने के लिए जो NRC है, हमारे 6 NRC में 70 बेड हैं। बेहद खुशी की बात यह है कि कोरोना समय में जरूर बच्चे सभी जगह नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद में हम लगातार पूरे प्रदेश में लगभग 1.5 साल से टॉप पर चल रहे हैं बेड ऑक्यूपेंसी में। हम बेड ऑक्यूपेंसी में पूरे प्रदेश में टॉप पर चल रहे हैं कि हम लोग मतलब जैसे 70 बेड हैं तो 70 बेड क्या हम 80-90 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों को इलाज कराते हैं। तो हमारा दूसरा फोकस ये भी है। इसके साथ साथ में चूँकि एजुकेशन वाली बात चल रही है, बाकी में इसमें इस ज़िले में एजुकेशन की फैसिलिटी जो शासन ने दी हुई है, मैं कई ज़िलों में काम किया हुआ है, इस ज़िले में जो फैसिलिटी है वो कई ज़िलों में नहीं है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर पिछले वर्ष ही 4 कन्या शिक्षा परिसर 28-28 करोड़ के बने हैं, और उनमें इस साल एडमिशन भी चालू हो गए हैं। और ऐसे ही हमारे एकलव्य जो आवासीय विद्यालय हैं, अभी मैंने कल परसों इसकी बैठक ली थी, इस जिले में 4-5 एकलव्य आवासीय विद्यालय और कन्या शिक्षा परिसर इतने उत्कृष्ट हैं। समस्या है तो एक चीज़ की है जो मैं बताना चाहूँगा, उसमें हमारा प्रयास चल रहा है कि हमारे पास में अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है, बेहद कमी। उसके लिए हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। कोई हमारे पास आएंगे तो हम लोग अतिथि शिक्षकों के माध्यम से ब्रिलियंट टीचर मिल जाएँ। हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं कि इस ज़िले में बहुत आवश्यकता इस बात की है, यहाँ के बच्चे उनको क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, इसमें हमारा प्रयास जारी है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एजुकेशन में यह प्रदेश में सबसे टॉप वाला जिला है। यहाँ पे स्कूल हो चाहे कुछ भी हो, हमारे अध्यक्ष जी और बलवंत जी ने बोला CM राइस स्कूल अभी हमारे ज़िले में बनने वाले हैं, उसके माध्यम से भी यहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता का होगा। तीसरी चीज़, एजुकेशन में भी काम करने के बाद में कृषि विभाग की तरफ से भी मैं कहना चाहूँगा, आप इतने लोग बैठे हुए हैं कि इस ज़िले में हम लोगों ने, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया था मैं, आकांक्ष ज़िले में हम लोगों को एक खुशी की बात यह है कि लगभग
15 महीने में हमको 10 करोड़ के अवार्ड मिले। 10 करोड़ के अवार्ड इस जिले को 15 महीने मिले, और मेरे से पहले 3 करोड़ का अवार्ड और मिला था। तो इस तरह से जिले को, आखान जिले में 13 करोड़ के अवार्ड मिल गए हैं। उन अवार्ड के माध्यम से भी हम इस जिले में कुछ व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहे हैं। अभी कृषि के क्षेत्र में आपको मालूम है कि पूरा एरिया जो हमारा ठीकरी से बड़वानी का जो नर्मदा का बेल्ट है पूरा सिंचित है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें पूरे जिले में सिंचाई को बढ़ाने के लिए और प्रयास किया जा रहा है। नांगरबाड़ी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे सोनी जी ने बताया, पार्टी वाला चल रहा है, लोअर गोई वाला, दूरा वाला पूरा हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि कृषि को केवल हम लोग ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हमको प्रोसेसिंग यूनिट पर जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो कृषि का प्रोसेसिंग बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस जिले में ओडीओपी में अदरक लिया हुआ, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ जो हरिबड़ की मंजू गहलोत ने एक उसका फैक्ट्री डाल ली, अदरक से सौंठ और पाउडर बनने लगा है। और वो एक ऐसी महिला समूह की जिसने 4 फैक्ट्री लगा रखी हैं, और आज वो समूह की महिला नहीं है, वो एक उद्यमी बन गई है। हमारा इस दिशा में भी काम चल रहा है। हमारे जिले में 9000 महिला समूह हैं। मुझे बेहद खुशी है कि इस जिले के समूह की महिलाएं, जो ऐसी महिलाएं कि कभी कभी लगता है कि हम तो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं। एक सुधा दीदी, एक राजपुर पास में कई गांव की है, मैंने एक दिन उसका बारे में सुना माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। उसने बताया कि मैं पहले समूह का केवल लिखा पढ़ी वाला काम करती थी, और मैं अभी उत्तराखंड से दूसरे राज्य में महिला समूह को ट्रेनिंग देके आ रही हूँ। आप सोच सकते हैं कि जो महिला कम पढ़ी लिखी हो और दूसरे प्रदेश में जाकर ट्रेनिंग देके आ रही हो, वो उसी कहानी सुन करके कि मैं घूंघट भी करती थी, पहले काम ही नहीं करती थी, और वो धड़ाधड़ बोलती है। तो बोले उत्तराखंड में बोला कि वेरी नाइस सुधा। तो बोले अरे वेरी नाइस को मैं मतलब नहीं समझती थी कि वेरी नाइस क्या होता है। तब मुख्यमंत्री जी बोले कि वेरी नाइस सुधा। ऐसी महिलाएं यहाँ पर एक नहीं अनेक है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ऐसी महिला समूह को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो शिवकुंज की जो पहाड़ी है, ये अकेला ये नहीं है, इसमें पर्यावरण के साथ साथ में आध्यात्म का, पर्यटन का सब पुट किया। इसको हम लोग रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें सर हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए का यहाँ पे दरी वाला काम भी स्वीकृत कर दिया। 2 करोड़ रुपए से महिला समूह को हम दरी बनाने का ट्रेनिंग दिलवाएंगे, और यहाँ पर दरी बहुत अच्छी बनती है। वो हमारा सैंक्शन होगा। जैसे ही पैसा आता है तो महिला समूह में जो अच्छी महिलाएं होंगी उनको पूरे जिले में हम लोग महिला समूह के माध्यम से गांव-गांव में दरी वाला वो काम कराएंगे, ताकि यहाँ की दरी का एक ब्रांड बन पाए। बहुत सी चीज़ कहने को है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी, सांसद जी को बोलना है। मैं बोलूँगा तो 5-6 घंटे 10 घंटे में मेरी बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप धैर्य सुन रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुझे लगता है कि पार्ट 2